अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। अब पिछले 2 सेशन में हम लोग क्या देखे, एक सेशन में हम लोग क्या देखे कि कैसे तुम्हारा एंटिटी फ्रेमवर्क क्या है, उसका यूजेस क्या है, उसका बेनिफिट्स क्या है। दूसरे सेशन में हम लोग देखे कि ORM क्या है, कोड फर्स्ट अप्रोच, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच क्या होता है, डेटाबेस प्रोवाइडर्स क्या होता है। अब बात आता है उसका इंप्लीमेंटेशन का। तो इंप्लीमेंटेशन में बोले कि 2 अप्रोच है, दोनों में से कोई भी अप्रोच हम लोग यूज कर सकते हैं। तो पहला अप्रोच जो यूज करेंगे हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। ऐसे रूल के हिसाब से पहले पढ़ाना चाहिए कोड फर्स्ट, लेकिन क्योंकि हम लोग डेटाबेस ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, एसक्यूएल सर्वर ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो वहां पे ये ज़्यादा आसान होगा। तो डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच हम लोग यूज करेंगे। डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच क्या होता है, तो द डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी पर्टिकुलरली यूज्ड इन बिल्डिंग एप्लीकेशन दैट इंटरेक्ट विद डेटाबेस। तो इसको हम लोग यूज कब करते हैं, ऐसा एप्लीकेशन बनाने के लिए जहां पे आपका कोई भी एप्लीकेशन जो है डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। In this approach, the database schema is designed and implemented before any application code is written. तो इसमें पहले क्या होता है कि पहले डेटाबेस का डिजाइन करना पड़ता है, डेटाबेस का कोड लिखना पड़ता है, और उसके बाद फिर हम लोग किसका एप्लीकेशन का कोड लिखते हैं। इन एंटिटी फ्रेमवर्क कोड, the database first approach involves starting with an existing database to generate the corresponding code for your data model and context. तो यहां पे क्या होता है कि तुमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, डेटाबेस का कोड लिखना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग डेटाबेस होगा, और उसके बेसिस पे जितना भी तुम्हारा मॉडल ऑब्जेक्ट है, जो बोले थे डोमेन ऑब्जेक्ट, अपने आप जनरेट हो जाता है। एक कॉन्टेक्स्ट भी होता है, उसके बारे में बता देंगे, वो भी ऑटोमेटिक जनरेट होता है। तो पहले हम लोग चलो देखते हैं। इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आपके पास डेटाबेस होना चाहिए। तो डेटाबेस हम लोग कहां पे बनाते हैं, एसक्यूएल सर्वर में। चलिए एसक्यूएल सर्वर स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग वो चीज देख रहे हैं जो एक बार करना पड़ता है। डेटाबेस भी एक ही बार बनाना पड़ता है। खुल जा भाई, वो सुबह ठंडा लग जाता है इसको, दोपहर में ठीक काम करता है। ये मेरा एसक्यूएल सर्वर खुल गया। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिलहाल विंडो ऑथेंटिकेशन से लॉगिन करते हैं। एसक्यूएल में 2 तरह से लॉगिन कर सकते हैं, एक होता है विंडो ऑथेंटिकेशन और दूसरा होता है एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन। तो उसमें यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ता है। फिलहाल हम लोग विंडो ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं, जहाँ पे कोई यूजर नेम पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है। कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद न्यू क्वेरी। यहाँ पे आपको डेटाबेस डिजाइन करना, डेटाबेस का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं। फिलहाल अब हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस बनाते हैं, क्रिएट डेटाबेस टेस्ट डीबी। क्या दे दिए, टेस्ट डीबी। इसको सेलेक्ट करके क्या करेंगे, रन करा देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको ओपन करेंगे कैसे, यूज स्पेस टेस्ट डीबी। देखो ये ओपन हो गया। अब जो भी काम होगा इसके अंदर होगा। इसके अंदर टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल सपोज स्टूडेंट। स्टूडेंट के अंदर क्या होगा, रोल नंबर होगा, रोल INT, और हम लोग इसमें कांस्टेंट लगा देंगे क्योंकि तुम्हारे टेबल में एक प्राइमरी की होना जरूरी है। एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर हर टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होना चाहिए। रोल भी तो आईडी यही है ना, रोल भी हमारा यूनिक ही रहेगा। तो कांस्टेंट, अच्छा कांस्टेंट का नाम देना पड़ता है, तो पीके कुछ भी दे सकते हैं। इसे पीके आगे लगा दिया, आगे लिख दिया रोल, और यहाँ क्या लिख दिया, प्राइमरी की। उसके बाद उसका नेम चाहिए, स्टूडेंट नेम वैर कैर 100, STU जेंडर वैर कैर 50, STU DOB डेट, STU फोन वैर कैर 13। ये हमारा टेबल बन गया। बना नहीं, इसको सेलेक्ट करके क्या करेंगे, रन करा देंगे, टेबल बन गया। इसमें कुछ डेटा भी डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि बाद में जब हम लोग क्रड ऑपरेशन करेंगे तो वहाँ डेटा निकाल के दिखाएंगे। तो इंसर्ट स्टूडेंट वैल्यूज, रोल नंबर 1, नेम क्या है, आकाश कुमार, फिर जेंडर है ना, जेंडर है मेल, डेट ऑफ बर्थ 2003-9-12, और एक मोबाइल नंबर।
एक स्टूडेंट का डिटेल हम लोग लिखे अभी रन नहीं कराए हैं, ऐसे 3-4 स्टूडेंट डाल देते हैं। रोल नंबर 2, 3 एंड 4। रैंडम कुछ भी मोबाइल नंबर लिख दिए। ये चारों को रन करा लेते हैं, सेलेक्ट के लिए चारों को रन करा लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, जहां डेटाबेस हमारा डिजाइन हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या करना है, चलिए देखते हैं। ये देखो यहां बना हुआ, कुछ भी नाम से बना सकते थे, फिलहाल बना लिए। अगला काम होगा कि एक एप्लीकेशन बनाना होगा विजुअल स्टूडियो का, और उसमें अब हम लोग नया चीज सीखेंगे, क्योंकि हम पहले बोले कि जब आपका एप्लीकेशन आप बनाएंगे तो बहुत सारा एडिशनल पैकेज का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत सारा एडिशनल पैकेज होता है, जहाँ पे हम लोग उसका यूज करेंगे, जिसमें से 3 पैकेज आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो पैकेज कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी बता देंगे, बहुत ईजी है। लेकिन उसके लिए पहले विजुअल स्टूडियो हम लोग ओपन करते हैं और एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। ये नेट से डाउनलोड होता है, ठीक है। पैकेज इंस्टॉल करने के लिए आपके पास नेट होना जरूरी है। तो अगला सेकंड स्टेप होगा, कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें एंटिटी फ्रेमवर्क यूज होगा, तो ये 3 पैकेज आपको इंस्टॉल करना ही करना है। कैसे इंस्टॉल करना वो बता रहे हैं। न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं, नेक्स्ट डीबी फर्स्ट डेमो, ठीक है, क्योंकि डेटाबेस फर्स्ट है तो हम लोग नाम उसी हिसाब से देते ताकि ध्यान में रहेगा। और नेक्स्ट और क्रिएट। अभी जो भी लोग विजुअल स्टूडियो यूज कर रहा है, अभी नया अपडेट आ गया 9.0, तो आपको 9.0 लेके ही काम करना, क्योंकि पैकेज सारा 9.0 पे आ गया है। अब 8.0 पे काम नहीं करना, 9.0 पे काम करना है, तो आगे जाके फिर प्रॉब्लम होगा। एक बार जब तुम्हारा प्रोजेक्ट बन गया तो अगला काम क्या है, पैकेज इंस्टॉल करना। पैकेज इंस्टॉल करना बहुत इजी है। इसके लिए आपको जाना पड़ता है टूल्स, याद रखना होगा टूल्स। यहां पे होता है न्यूगेट पैकेज मैनेजर, यहां जाएंगे और यहां पे होता है क्या है, मैनेज न्यूगेट पैकेज फॉर सॉल्यूशन। इस पे क्लिक करेंगे। नेट कनेक्ट होना चाहिए, नेट कनेक्ट नहीं होगा तो ये काम नहीं होगा। उसके बाद आपको जाना पड़ता है ब्राउज में। कहां जाना होता है, ब्राउज। ब्राउज में जाके यहां तीनों पैकेज को सर्च करना पड़ता है। पहला पैकेज है माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेम। देखो हम क्योंकि पहले यूज किया इसलिए हमको यहां पे दिख रहा है, तुम नहीं, फर्स्ट टाइम ये नहीं दिखेगा, तो आपको ये लिखना पड़ेगा फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर। ये एसक्यूएल सर्वर जो पैकेज है, एंटर करेंगे, देखो आ गया यहां पे, ठीक है। एसक्यूएल सर्वर जो पैकेज है यही तुम्हारा प्रोवाइडर है। क्या है, प्रोवाइडर। अगर एसक्यूएल की जगह माई एसक्यूएल हमको यूज करना पड़ता है तो माई एसक्यूएल वाला यहां पे यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपको ऑरेकल के साथ करना तो ऑरेकल का जो पीछे बताया था पिछला सेशन में, वो पैकेज सर्च करना पड़ेगा। तो ये कॉमन नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आप किसके साथ कनेक्टिविटी कर रहे हैं। एसक्यूएल सर्वर के साथ कर रहे हैं तो एसक्यूएल सर्वर देंगे, और अगर आप किसी दूसरे के साथ कर रहे तो दूसरा का देंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है, सेलेक्ट किए और यहाँ क्या करेंगे, इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद वेट करेंगे, देखो कुछ प्रोसेस होगा, और यहाँ हम नीचे देखेंगे, जब उसके बाद बीच में कहीं पे एक्सेप्ट और यस ऐसे कुछ क्या आएगा उसको सेलेक्ट करते जाएंगे। ये इंस्टॉलेशन चालू है। जब यहाँ अनइंस्टॉल आ जाएगा मतलब कि इंस्टॉल हो गया। वो देखो अनइंस्टॉल आ गया ना, मतलब इंस्टॉल हो गया। दूसरा पैकेज जो होता है सब कुछ सेम रहता है, लास्ट में होता है टूल्स। ये टूल्स का यूज क्यों किस लिए करते हैं हम लोग, टूल्स से होता है क्या कि जैसे टूल्स को आप क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो कुछ एडिशनल कमांड आपको मिलता है, जो कमांड रन कराना पड़ेगा आगे जाके। तो अगर टूल्स इंस्टॉल नहीं करेंगे तो कमांड्स आपको नहीं मिलता है।
जैसे आगे जाके हम लोग करेंगे डीबी स्कैफोल्ड डीबी कॉन्टेक्स्ट कमांड यूज करेंगे, तो वो कमांड तभी मिलेगा जब तुम्हारा इसको इंस्टॉल करेंगे। यहां क्या करते हैं हम लोग, इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लिए टूल्स को और इंस्टॉल, और एक हम लोग करते हैं यहां आई एक्सेप्ट कर देंगे। एक होता है डिजाइन, क्या होता है डिजाइन, डिजाइन का यूज क्या है, तो आगे जाके हम लोग बहुत सारा कोड इसके फोल्ड करेंगे। इसके फोल्ड मतलब क्या होता है कि ऑटोमेटिक जनरेट होता है, जैसे अभी एक डीबी कॉन्टेक्स्ट का कोड ऑटोमेटिक जनरेट होगा, आगे जाके हम लोग इसके फोल्डिंग करेंगे डेटा को दिखाने के लिए, याद होगा हम लोग बताते हैं लिस्ट क्रिएट ऐसा कुछ इसका फोल्डिंग होता है व्यूज के लिए, तो वो सारा में उसका जो टेम्पलेट्स होता है कि किस तरह से उसको जनरेट करेगा वो कहाँ मिलता है, डिजाइन के अंदर उसका फंक्शनलिटी होता है। तो भी देखो इंस्टॉल हो गया। तो तीसरा जो है हम लोग किसको करेंगे, डिजाइन, जो इसके फोल्डिंग में हम लोग को मदद करता है। किसमें मदद करता है, इसके फोल्डिंग में। इसके फोल्डिंग के टॉपिक हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं, इसको भी सिलेक्ट कर लिया, इसको भी क्या कर लिए इंस्टॉल। ये दूसरा काम भी हमारा हो गया। पहला काम हमारा क्या था, पहला काम था हमारा डेटाबेस डिजाइन करना, दूसरा काम क्या था, पैकेजेस इंस्टॉल करना। देखो अभी इंस्टॉल हो रहा है, या इंस्टॉल आ जाएगा, हाँ इंस्टॉल हो गया। एक बार जब इंस्टॉल हो जाएगा तो इसको भी क्लोज कर देंगे, ये सब भी क्लोज कर देंगे, अब इसका कोई जरूरत नहीं है। ये हम लोग चेक कहां से करेंगे इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएंगे, डिपेंडेंसीज है इसके अंदर चले जाएंगे, और यहां देखो फ्रेमवर्क्स है, सॉरी पैकेजेस है, पैकेजेस में चले गए, देखो यहां तीनों दिखने लगा, डिजाइन, एसक्यूएल सर्वर और टूल। अगर ये तीनों दिख रहा है मतलब ये सक्सेसफुली आपका इंस्टॉल हो गया। एक बार जब ये इंस्टॉल हो गया तब अगला स्टेप क्या होगा, चलिए अगला स्टेप जो होगा वो होगा रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब क्या होता है कि जैसे कोड फर्स्ट में क्या होता है, कोड फर्स्ट में होता है कि आप मॉडल बनाते हैं और एक डीबी कॉन्टेक्स्ट होता है वो बनाते हैं और उसके बेसिस पे डेटाबेस जनरेट करते हैं। यहां रिवर्स काम होगा कि आप डेटाबेस बनाए हैं, उसके बेसिस पे यहां पे आप क्या करेंगे, जो तुम्हारा मॉडल ऑब्जेक्ट्स होगा, मतलब जितना टेबल है टेबल के हिसाब से यहां पे क्लास बनेगा, और एक बीच में इमीडिएटर क्लास बनता है डीबी कॉन्टेक्स्ट। हम लोग आगे उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे डीबी कॉन्टेक्स्ट के बारे में। तो डीबी कॉन्टेक्स्ट आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, ये खुद ब खुद जनरेट करेगा, तो ये ऑटोमेटिक करेगा, तो इसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियर द डेटाबेस। इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए आपको एक कमांड रन कराना पड़ता है। कहां पे, तो इसका अपना एक कंसोल होता है, पहले देखते हैं कैसे होगा। इसके लिए अपना कंसोल कहां मिलेगा, तो इसका कंसोल भी मिलता है टूल्स, न्यूगेट पैकेज मैनेजर, और यहां क्या है पैकेज मैनेजर कंसोल। लेकिन इसके पहले एक चीज दिखा देते हैं, यहां तुम ध्यान से देखोगे मॉडल में सिर्फ एरर मॉडल व्यू दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा, कोई अलग से चीज नहीं है। अभी देखना यहां सब कुछ ऑटोमेटिक कैसे जनरेट होगा। टूल्स में जाएंगे, न्यूगेट पैकेज मैनेजर, और यहां जाएंगे पैकेज मैनेजर कंसोल, ये खुला, ठीक है। यहां से आप उसको बड़ा छोटा इसका दिखाने के लिए यहां से इसे भी 100% करें तो छोटा छोटा दिखता है, हम इसको 150% करके रखें ताकि जो कमांड लिखे हो आप लोग को ठीक ठीक दिखे। कमांड कैसे लिखते हैं और क्या कमांड लिखते हैं, देखो यहां पे हम पहले बोले ना कि बहुत सारा चीज अपने आप इसके फोल्ड होगा, तो इसके फोल्डिंग के लिए क्या करेंगे, कमांड होता है इसके फोल्ड डीबी कॉन्टेक्स्ट, इसके फोल्ड डैश डीबी कॉन्टेक्स्ट। ये तभी काम करेगा जब टूल्स वाला पैकेज आप इंस्टॉल किए रहेंगे। उसके बाद देना पड़ता है आपका कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग ध्यान से भी बताएंगे कनेक्शन स्ट्रिंग क्या होता है, तो कनेक्शन स्ट्रिंग देना होता है। उसके बाद स्पेस देके आपको वो प्रोवाइडर का जो तुम्हारा पैकेज है उसका नाम देना पड़ता है। अगर एसक्यूएल सर्वर, तो एसक्यूएल सर्वर का प्रोवाइडर पैकेज क्या होता है, microsoft.entity-framework core.sql फिर हाइफन ओ नहीं होगा, यहां पे आउटपुट DIR होता है, क्या होता है आउटपुट DIR। आउटपुट DIR का मतलब हो गया क्या कि जो भी चीज जनरेट होगा वो जाके कहां स्टोर होगा, किस फोल्डर में होगा, किस डायरेक्टरी में होगा, तो मॉडल्स नाम के डायरेक्टरी में होगा। तो ये चीज बताना पड़ता है। अब इसमें एक चीज को समझना पड़ेगा, कनेक्शन स्ट्रिंग क्या होता है। कनेक्शन स्ट्रिंग, कभी भी आप डेटाबेस से कनेक्टिविटी करते हैं तो डेटाबेस से अगर आपको एप्लीकेशन को कनेक्ट करना है, ठीक है, तो उसको आपके एप्लीकेशन को पता होना चाहिए कि मेरा एसक्यूएल सर्वर कौन है, उसमें लॉगिन कैसे करना है, किस डेटाबेस से आपको कनेक्टिविटी करना। तो उसके लिए आपको एक क्या लिखना पड़ता है, कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग जनरली कहां आता है, डबल कोट्स में। पहला देना पड़ता है सर्वर, पहला क्या देना पड़ता है एसक्यूएल सर्वर का नाम या उसका IP एड्रेस, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप नेट वगैरह में काम कर रहे हैं, आपका ऑनलाइन डेटाबेस वगैरह है, तो उसका IP एड्रेस देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, IP एड्रेस। लेकिन अगर आपका लोकल नेटवर्क में है तो आप IP एड्रेस भी दे सकते हैं और सर्वर का नाम भी दे सकते हैं। सर्वर का नाम कहां से मिलेगा, बहुत आसान है। अगर आपका एसक्यूएल सर्वर में आप काम कर रहे हैं, फाइल में जाइए और कहां चले जाइए, कनेक्ट ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में, यहां पे जो नाम दिखाता है यही तुम्हारा सर्वर का नाम है। इसको सेलेक्ट करके Ctrl+C करेंगे और सर्वर के बाद लाके यहां क्या कर देंगे, पेस्ट। उसके बाद देना पड़ता है सेमीकोलन, क्या देना पड़ता है, सेमीकोलन। उसके बाद देना पड़ता है डेटाबेस, स्मॉल कैपिटल कैसे भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो डेटाबेस देंगे। डेटाबेस अभी हम लोग का कौन सा है, यहाँ पे ध्यान से देखो किस डेटाबेस में काम कर रहा है, टेस्ट DB। तो जो भी आपका डेटाबेस का नाम है वो दे देंगे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कनेक्ट कैसे कर रहे हैं। अगर इसमें तुम कनेक्ट अपने, मान लो तुम्हारे पास जो एसक्यूएल सर्वर भी समझने के लिए बोल रहे हैं, अगर आप
आईडी पासवर्ड से कर रहे हैं। जैसे एक ऐसे नाम का मेरे पास यूजर आईडी है, अब पासवर्ड है pass@123। तो अगर आप आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके अपने डेटाबेस में काम किए हैं तो यहां पे अगर आईडी पासवर्ड दिए तो यहां देना पड़ता है यूजर आईडी इक्वल्स टू ऐसे और पासवर्ड इक्वल्स टू जो भी आपका क्या है पासवर्ड है। जैसे मान लो मेरा पासवर्ड है pass@123, ठीक है, फिर सेमीकोलन। और अगर मान लीजिएगा विंडो ऑथेंटिकेशन से काम कर रहे हैं तो या तो यूजर वाला ये वाला पार्ट होगा, और अगर विंडो ऑथेंटिकेशन से करते जैसे भी हम किए थे यहां से कोई यूजर आईडी पासवर्ड नहीं दिए थे और यहां क्या लिए थे विंडो ऑथेंटिकेशन, तो यहां पे लिखना पड़ता है उसके जगह पे यूजर आईडी पासवर्ड की जगह पे लिखना पड़ता है trusted_connection इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। और लास्ट में एक और चीज डालना पड़ता है ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट इक्वल्स टू ट्रू। ये तुमको यही तुम्हारा कनेक्शन स्ट्रिंग होगा, बस इसमें डिफरेंस कहां पे आएगा और यहां पे भी सेमीकोलन होगा और ये बंद हो जाएगा। इसमें डिफरेंस सिर्फ एक जगह आएगा, 2-3 जगह, जैसे यहां पे सर्वर का नाम सबका अलग अलग हो सकता है, डेटाबेस अलग अलग हो सकता है, यहां पे तुम्हारा यूजर आईडी पासवर्ड होगा या फिर ट्रस्टेड कनेक्शन इक्वल्स टू ट्रू होगा। बाकी ये ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट ऐसा ही होता है नहीं, हाँ उसमें भी पासवर्ड वाला में भी ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट होगा। हम क्या बोले सिर्फ पासवर्ड वाले में मतलब एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन में इसके जगह पे यूजर आईडी या पासवर्ड दोनों होगा, ठीक है, हम दोनों लिख देते हैं यहाँ पे। एक हो गया ये, और अगर मान लो तुम्हारा अगर यूजर आईडी पासवर्ड से खुलता है तो ट्रस्टेड कनेक्शन के जगह पे क्या हो जाएगा यूजर स्पेस आईडी इक्वल्स टू जो भी तुम्हारा यूजर नेम है और पासवर्ड इक्वल्स टू जो भी एसक्यूएल का तुम्हारा पासवर्ड है। ये दो तरीके से तुम लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा विंडो ऑथेंटिकेशन का हो गया और ये तुम्हारा किसका हो गया तुम्हारा एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन का हो गया। ये तुम्हारा हो गया हमारा यहाँ पे क्या तुम्हारा नहीं हमारा हो गया एसक्यूएल कनेक्शन स्ट्रिंग। अब एक बार एसक्यूएल कनेक्शन स्ट्रिंग हमको पता चल गया तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका फोल्डिंग करेंगे। इसका फोल्डिंग करने के लिए क्या बताए आपको पैकेज मैनेजर कंसोल यूज करना पड़ता है और यहां पे जाके आपको एक कमांड लिखना पड़ेगा। ये याद हो जाएगा 2-3 बार प्रोजेक्ट बनाओगे तो। स्कैफोल्ड हम बताए थे, स्कैफोल्डिंग क्या होता है, स्कैफोल्डिंग एक मेथड है जहां पे बहुत सारा कोड ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है तुम्हारा विजुअल स्टूडियो। स्कैफोल्ड करना क्या, स्कैफोल्ड करना डीबी कॉन्टेक्स्ट, ये कमांड का नाम है। उसके बाद आपको कनेक्शन स्ट्रिंग देना पड़ता है। हम यहाँ कनेक्शन स्ट्रिंग फिर से लिखते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, या फिर यहां से हम लोग कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। एक बार इधर लिख लो और यहां से सेलेक्ट करो, Ctrl+C दबा दो और यहां पे क्या करो, ज्यादा अच्छा ही होता है कि आप नोटपैड वगैरह में लिख के ये डबल कोट्स में देना पड़ता है। एक मिनट जाओ, हम पूरा कमांड ही यहां लिख देते हैं। अब देखो प्रॉब्लम क्या हो गया कि वो जैसी पेस्ट किया ना तो वो रन कर गया, Ctrl+C करते हैं। अब ये प्रोवाइडर मांगने लगा, क्या मांगने लगा प्रोवाइडर, तो ये गड़बड़ हो गया, तभी हम लोग को कैंसिल कर देते हैं। फिर से आता है टूल्स में, हम लोग को पूरा कोड ही वहां पे लिख लेते हैं। न्यूगेट पैकेज मैनेजर, ओहो गड़बड़ हो गया, तो प्रोसेस में चल गया। एक मिनट रुक जा, एक बार रन करा लेंगे ना तो जो भी होगा क्लीन हो जाएगा वो। बंद करके चालू करना पड़ेगा फिर। एक्चुअली वो आधा प्रोसेस हो गया था ना इसलिए दिक्कत हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका उपाय है टूल्स में जाते हैं, न्यूगेट पैकेज मैनेजर। अच्छा पहले अपना प्रोजेक्ट खोल लेते हैं, ओपन रिसेंट प्रोजेक्ट डीबी फर्स्ट, ठीक है खुल गया। टूल्स न्यूगेट पैकेज मैनेजर आ गया ना, पैकेज मैनेजर कंसोल। अभी देखो हम लोग क्या करते हैं, कमांड यहीं पे लिख लेते हैं। कमांड लिखने के लिए हम क्या बताए थे कि आपको कमांड लिखना पड़ता है स्कैफोल्ड डीबी कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद आपको क्या देना पड़ता है, आपको देना पड़ता है ये चीज जो तुम्हारा कनेक्शन स्ट्रिंग स्पेस देके उसको दे दिए, उसको फिर स्पेस देते हैं और उसके बाद देना पड़ता है तुम्हारा पैकेज का नाम। पैकेज का नाम क्या है, जो तुम्हारा प्रोवाइडर पैकेज है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर। इसमें ध्यान देना होगा कि माइक्रोसॉफ्ट का एम कैपिटल होगा, एंटिटी का ई कैपिटल होगा, फ्रेमवर्क का एफ कैपिटल होगा, कोर का सी कैपिटल होगा और एसक्यूएल सर्वर का दोनों का एस कैपिटल होगा। उसके बाद देना पड़ता है आउटपुट DIR कि अभी जो भी चीजें जनरेट करेगा वो कौन से फोल्डर में करेगा, तो मॉडल्स में करेगा। मॉडल्स मतलब यहां पे देखो इस फोल्डर का नाम क्या है, मॉडल्स है ना, इसके अंदर। तो यहां पर हम लोग क्या दे देंगे, मॉडल्स। यही कमांड है पूरा,
इसको ध्यान से देख लो, बस तुम्हारा हिसाब से सर्वर का नाम चेंज हो जाएगा, अगर डेटाबेस है तो वो चेंज हो जाएगा, बाकी कुछ ज़्यादा कुछ चेंज होता नहीं है। इसको कॉपी किए और अब इसको लाके यहाँ पेस्ट करते हैं और क्या करते हैं, एंटर। एंटर करोगे ये थोड़ा टाइम लेगा, हाँ थोड़ा बहुत भी कुछ गड़बड़ होगा तो नहीं होगा। अब ये थोड़ा टाइम लिया, यहाँ पे देखो वापस कमांड प्रॉम्प्ट आ गया, बीच में रेड कलर से कुछ लिखा हुआ नहीं आया, येलो कलर से आएगा। ये वार्निंग है, क्यों वार्निंग हम बताएंगे, इसके लिए कुछ करना पड़ता है। तो ये येलो कलर वाला आएगा, लेकिन अगर बिना कुछ रेड कलर में लिखे वापस कमांड प्रॉम्प्ट आ गया, मतलब कि आपका सब कुछ जनरेट हो गया। क्या जनरेट हुआ, चलो देखते हैं। यहां तुम अगर जाओगे, देखो एक स्टूडेंट नाम का क्लास जनरेट हो गया। क्या जनरेट हो गया, अब बोले तो टेबल जितना होगा उतना, अगर वहां 4 टेबल होता तो यहाँ 4 क्लास जनरेट होता उसी के नाम से। पहले इसी को देख लेते हैं। देखो यहाँ पे, वहां पे जो कॉलम था उसके लिए यहाँ क्या बन गया, उसके लिए यहाँ पे ध्यान से देखोगे वेरिएबल बन गया। तो वहां रोल था, नेम था, जेंडर था, डीओबी था और बन गया ना, ऑब्जेक्ट के लिए क्लास बन गया। दूसरा चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है वो बनता है डीबी कॉन्टेक्स्ट। क्या बनता है, डीबी कॉन्टेक्स्ट। डीबी कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारा कोड जनरेट है, देखो जिसमें पूरा का पूरा सिस्टम होता है कि तुम्हारा जो वहां टेबल है उसका, यहाँ पे टेबल का नाम के लिए देखो यहाँ बना हुआ मॉडल बना हुआ एंटिटी जिसका नाम क्या है, स्टूडेंट। उसके अंदर की है, की मतलब क्या हो गया, प्राइमरी की जिसका नाम क्या है। तो जो वहां पे टेबल है, टेबल के लिए जो कोड लिखे थे तुम, उसके लिए यहाँ पे देखो C# में पूरा कोड लिखा हुआ है, दिख रहा है। यहाँ पे देखो कॉलम बना हुआ रोल नाम से, उसके बाद क्या बना हुआ डीओबी नाम से, जेंडर नाम से। तो ये सारा कुछ है, इसमें उतना ज़्यादा दिमाग अभी नहीं लगाना है। जब लोग कोड फर्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग दिमाग लगाएंगे कॉन्टेस्ट में। इसमें कुछ काम करना पड़ता है। एक चीज समझना पड़ेगा यहाँ पे। एक यहाँ पे देखो कि बना हुआ है, यहाँ पे क्या है, पब्लिक वर्चुअल डीबी सेट। क्या बना हुआ है, डीबी सेट। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स जो है यही तुम्हारे टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेबल को। तो अगर टेबल में वहां पे 4 रिकॉर्ड है तो चारों रिकॉर्ड किसके अंदर रहेगा, इसके अंदर रहेगा। जब हमको निकालना होगा तो कहां से निकालेंगे, इससे। और जो निकलेगा वो अगर एक एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करना होगा तो वहां पे इस क्लास का यूज होगा। तो आगे हम बताएंगे कैसे होगा। अभी फिलहाल हम लोग उतना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि अभी इसके लिए हम लोग को डीबी कॉन्टेस्ट को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। डीबी कॉन्टेस्ट हम लोग कोड फर्स्ट में अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल इसमें क्या चेंजेस करना है, इसमें आपको खोजना है ये वाला फंक्शन। हम बोले थे कि एक बार सेटअप करना पड़ता है, ये वाला फंक्शन खोजेंगे। ये वाला फंक्शन जो है प्रोटेक्टेड ओवरराइड वॉइड, इसका पहला लाइन छोड़ेंगे और उसके नीचे जो 2 लाइन है, ये जो 2 लाइन तुमको दिख रहा है, 2 लाइन दिख रहा है, इसको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन से डिलीट कर देंगे। ध्यान से देखना, सिर्फ 2 लाइन, ऊपर वाला लाइन नहीं हटेगा। और यहां पे क्या करेंगे, उसके नीचे एक ओपनिंग करली ब्रैकेट और एक क्लोजिंग करली ब्रैकेट, बस ये काम आपको यहां पे करना पड़ेगा। तो फिर से देख लो, हम हटा के फिर से दिखा देते हैं कि आपको खोजना है ये फंक्शन पब्लिक ओवरराइड वॉइड ऑन कॉन्फ़िगरेशन। इसका पहला लाइन छोड़ के वार्निंग से लेकर ये 2 लाइन है, इसको डिलीट कर देंगे। एक्चुअली होता क्या है कि ये कनेक्शन स्ट्रिंग को कहां लिख देता है, ये कनेक्शन स्ट्रिंग को लिख देता है डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। जबकि कनेक्शन स्ट्रिंग तुम्हारा होना चाहिए कहीं और पे, क्योंकि अगर यहां पे रहेगा तो कल के अगर मान लो कि तुम्हारा डेटाबेस चेंज होता है, सर्वर चेंज होता है, तो फिर कोड में आके चेंज करना पड़ेगा। और एंटिटी फ्रेमवर्क हम लोग इसलिए चेंज कर रहे हैं कि हमको कोड में चेंज ना करना पड़े, ठीक है। तो हम लोग क्या किए कि उसको यहां से हटा दिए और इसको खाली कर दिए। अब उसको शिफ्ट करेंगे दूसरे जगह, उसको शिफ्ट करेंगे दूसरे जगह। वो दूसरा जगह कहां होता है, तो ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग जो यहां पे था, इसको हमको शिफ्ट करना पड़ेगा एक जगह पे, जो होता है ऐप सेटिंग डॉट जेसन। ये दिख रहा है, इसको ओपन करेंगे और यहां पे इसको शिफ्ट करेंगे। कैसे शिफ्ट करेंगे, अब इसको देखो, ये तीसरा, अब अगला स्टेप है हमारा। देखो यहां पे ये करने के बाद अगला स्टेप क्या है, देखो मूव द कनेक्शन स्ट्रिंग फ्रॉम डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास टू ऐप सेटिंग डॉट जेसन। तो वहां से तुम डिलीट कर दिए, अब इसको हमको कहां लेके जाना है, ऐप सेटिंग डॉट जेसन में। कहां पे लिखेंगे, ये जो लिखा हुआ है लॉगिंग वाला, यहां खत्म हो रहा है कॉमा, ये जो कॉमा खत्म हो रहा है, इसके बाद यहां पे डबल कोट्स में लिखना पड़ता है कनेक्शन स्ट्रिंग्स। क्या लिखते हैं, डबल कोट्स में कनेक्शन स्ट्रिंग कोलोन करली ब्रैकेट स्टार्ट करली ब्रैकेट बंद, आ गया। उसके बाद इसके अंदर एक नाम देना पड़ता है, कोई भी नाम दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो नाम देंगे उसको आगे यूज करना पड़ता है। हम जनरली यूज करते हैं constr, हम यूज करते हैं, तुम उसके जगह पर कुछ भी यूज कर सकते हो। उसके बाद कोलोन देना पड़ता है और डबल कोट्स में वो यहां पे वही कनेक्शन स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा जो यहां पे हम लोग दिए थे। तो यहां पे कनेक्शन स्ट्रिंग सिर्फ ये देना है, देखो ये वाला जो कनेक्शन स्ट्रिंग है ना यहां तक, वो दे देंगे। तो ये देखो कनेक्शन स्ट्रिंग में हम लोग वाला जो वहां उससे उठाए थे, सर्वर डेमो लिखा हुआ है ना, ये डबल स्लैश है, डबल स्लैश हटा देंगे, डबल स्लैश का जो अच्छा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद टेस्ट डीबी तो पूरा का पूरा यहां डाल दिए। ये चीज जो है, एक बार फिर से इसको ध्यान से देख लो क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। कनेक्शन स्ट्रिंग डबल कोट्स में कोलोन करली ब्रैकेट स्टार्ट करली ब्रैकेट बंद और कॉमा, इसके बीच में कॉन str दिए, इसका आगे जाके यूज करेंगे हम लोग। और इसके अंदर क्या है, सर्वर इक्वल्स टू, ये पूरा लिखना पड़ेगा। ये हमारा 3rd स्टेप भी 4th स्टेप भी कंप्लीट हो गया।
जहां पर हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग को कहां डाल दिए, ऐप सेटिंग डॉट जेसन में। ये सेटअप है, एक बार करना पड़ता है। लास्ट जो सेटअप का स्टेप है, जो लास्ट स्टेप है, नहीं लास्ट नहीं, इसके बाद एक और स्टेप होगा। ये स्टेप क्या करता है, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसको हम लोग नहीं करेंगे तो फिर कोई भी काम नहीं होगा। होता क्या है कि तुम्हारा ध्यान से समझो कि तुम्हारा कनेक्शन स्ट्रिंग कहां है, कनेक्शन स्ट्रिंग है तुम्हारा ऐप सेटिंग डॉट जेसन में। कनेक्शन स्ट्रिंग का जरूरत किसको है, डीबी कॉन्टेक्स्ट को, वहां से तो हटा दिए, तब यहां से वहां पे कनेक्शन स्ट्रिंग आपको क्या करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। तो उसको भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस जो तुम्हारा डीबी कॉन्टेक्स्ट, जो हम बोले क्या, डीबी कॉन्टेक्स्ट क्या करेगा, एक तरह से ब्रिज का काम करेगा, जो तुम्हारा कनेक्टिव, तुम्हारा इंटरेक्शन कराएगा एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ में। तो डीबी कॉन्टेक्स्ट को भी कुछ सर्विस का जरूरत पड़ता है, वो सर्विस भी हमको देना, डीबी कॉन्टेक्स्ट को भी हमको क्या करना पड़ता है, अपने एप्लीकेशन के सर्विस में ऐड करना पड़ता है। तो कैसे होगा, चलो देखते हैं। इसका दो तरीका है, एक है 3 लाइन लिख के, ये तीनों लाइन याद कर लो, थोड़ा बहुत चेंज होगा हम बता देंगे। तो ये 3 लाइन में लिख के कर सकते हैं, 1 लाइन में लिख के भी कर सकते हैं। पहला 3 लाइन में जो लिख के करेंगे उसको देखते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, ये स्टेप जो है इसमें होता है तुम्हारा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, कहां जाएंगे, program.cs में, कहां जाएंगे, program.cs। और ये जो तुम्हारा बिल्डर और सर्विसेज डॉट ऐड कंट्रोलर विथ व्यू है, उसके बाद और ऐप बिल्डर डॉट बिल्ड के पहले आपको यहां पे लिखना पड़ेगा, पहले where provider इक्वल्स टू बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट बिल्ड सर्विस प्रोवाइडर, पहला काम ये करना पड़ता है। फिर लिखना पड़ता है वैन कॉन्फिग, अभी समझा देंगे क्या होगा, प्रोवाइडर डॉट गेट सर्विसेज आई कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो ये क्या है, ये क्यों लिखते हैं, ये हम लोग इसलिए लिखते हैं कि यहां एक प्रोवाइडर का ऑब्जेक्ट बनाए जो क्या कर रहा है, एक हमको बिल्ड सर्विस प्रोवाइडर, एक सर्विस प्रोवाइडर दे रहा है। सर्विस प्रोवाइडर मतलब समझते हो, जो आपको कोई काम करके देगा, जो आपको कोई काम आपके अगेंस्ट में वो काम करेगा। जैसे मालिक आपके घर में शादी ब्याह है, तो आप क्या करते हैं, कैटरिंग वाला को रख लेते हैं। तो कैटरिंग वाला क्या करता है, आपके अगेंस्ट में वो काम करता है, घर में आपका खिलाना पिलाना, जो गेस्ट आ रहा है उसको खिला पिला रहा है, सारा काम वो कर रहा है। तो आपके बदला कोई दूसरा काम करेगा। तो हम क्या किया कि यहाँ एक प्रोवाइडर नाम से ऑब्जेक्ट बनाए और क्या लिखे, बिल्डर और सर्विसेज और बिल्ड सर्विस प्रोवाइडर, एक सर्विस प्रोवाइडर हम बिल्ड कर लिए, बना लिए, जो मेरे अगेंस्ट में काम करेगा। अब देखो ये प्रोवाइडर क्या कर रहा है, हम बोले प्रोवाइडर को काम बोल रहे हैं, क्या करने के लिए, क्या बोल रहे हैं, प्रोवाइडर डॉट गेट सर्विस आई कॉन्फ़िगरेशन। आई कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा ये ऐप सेटिंग डॉट जेसन का। तो हम बोले कि इसमें जो भी जानकारी है, इसमें जो भी जानकारी है उसको निकाल के और आप कहां डाल दीजिए, कॉन्फिग में डाल दीजिए। तो वहां जो भी जानकारी डाला हुआ है, कनेक्शन स्ट्रिंग और भी कुछ कुछ चीज है, वो सब कुछ किसके अंदर आ जाएगा, कॉन्फिग में आ जाएगा। और कॉन्फिग से हमको फिर कहां भेजना है, कॉन्फिग से हमको भेजना है डीबी कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि वहां से तो हम हटा दिए थे, तब हमको यहां से वहां भेजना। तो वहां भेजने के लिए क्या करना पड़ता है, फिर आपको लिखना पड़ता है प्रोवाइडर डॉट सर्विसेज, सॉरी बिल्डर डॉट सर्विसेज, उल्टा बोल रहे हैं, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एट डीबी कॉन्टेक्स्ट। यहां क्या देना पड़ेगा, एट डीबी कॉन्टेक्स्ट। और एट डीबी कॉन्टेक्स्ट में यहां पे एक क्लास का नाम देना पड़ता है। कौन से क्लास का नाम, जो तुम्हारा डीबी कॉन्टेक्स्ट है। डीबी कॉन्टेक्स्ट का नाम यहां पे क्या है, ये देखना पड़ेगा तुमको। तो यहां क्या, टेस्ट डीबी कॉन्टेक्स्ट, तो यहां देंगे टेस्ट डीबी कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद यहां पे ब्रैकेट स्टार्ट होता है, ब्रैकेट बंद होता है। इसमें बहुत सारा कुछ लिखना पड़ता है। पहले लिखना पड़ता है आइटम, ये लैम्डा स्टेटमेंट होता है, आइटम डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर। तो अब हम बता रहे क्या कि जो डीबी कॉन्टेक्स्ट है वो किसका यूज करेगा, एसक्यूएल सर्वर का यूज करेगा। लेकिन एसक्यूएल सर्वर के लिए कनेक्शन स्ट्रिंग कहां से मिलेगा उसको, एसक्यूएल सर्वर को कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए। तो कनेक्शन स्ट्रिंग मिलेगा कॉन्फिग, क्योंकि हम बोले थे ना कि सारा चीज का इंफॉर्मेशन कहां है, जो ऐप फाइल डॉट ऐप, ये जो हमारा फाइल है ऐप सेटिंग डॉट जेसन, उसका सारा इंफॉर्मेशन कहाँ गया यहाँ। तो हम कॉन्फिग से निकालेंगे क्या, गेट कनेक्शन स्ट्रिंग। और कौन सा कनेक्शन स्ट्रिंग निकालना चाहते हैं, जिसका नाम क्या है, कॉन एसटीआर। याद होगा यहाँ पे देखो हम बोले थे ना कि इसका यूज करना होगा। तो यहाँ पे अगर जाओगे तो देखोगे यहाँ पे कॉन एसटीआर बना हुआ है। ये कॉन एसटीआर, यहाँ पे देखो एक नाम दिए हैं, यही नाम तुमको कहाँ देना पड़ेगा, यही नाम तुमको यहाँ पे देना पड़ेगा, इस जगह पे। एक बार फिर से समझ लो, यहां पे program.cs क्या होता है, यहां पे हम लोग जब भी कोई भी एप्लीकेशन रन करता है तो उससे पहले बिल्ड होता है। बिल्ड करने के पहले उसको बहुत सारा जानकारी हम लोग दे सकते थे। यहां हम लोग क्या जानकारी दे रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं भैया हमको एक सर्विस चाहिए। तो सर्विस बनाए, उसका नाम क्या दे दिया, प्रोवाइडर। वो सर्विस को बोले कि काम करो, जाओ कहां पे, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, जो ऐप सेटिंग डॉट जेसन होता है, वहां जाओ, वहां का सारा इंफॉर्मेशन निकाल के लाओ। तो कहीं ना कहीं स्टोर कर लेंगे, तो कहां स्टोर कर दिए, कॉन्फिग में।
उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं अपने अपने एप्लीकेशन को कि तुमको हम एक डीबी कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? डीबी कॉन्टेक्स्ट, जो तुम्हारा डेटाबेस से इंटरेक्टिविटी में क्या करेगा? मदद करेगा। तो उसमें हम लोग ऐड करें, देखो बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट, हम लोग अपने एप्लीकेशन में एक डीबी कॉन्टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं। किस नाम से डीबी कॉन्टेक्स्ट? हम बताए थे यहाँ पे वही क्लास का नाम देंगे जिस नाम से तुम्हारा डीबी कॉन्टेक्स्ट जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे जनरेट हो गया। इसके अंदर बताना पड़ता है लैम्डा स्टेटमेंट क्या, ये क्या करेगा? तो यूज करेगा किसको? एसक्यूएल सर्वर को। तो आइटम एरो आइटम डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर। लेकिन एसक्यूएल सर्वर जब यूज करेगा तो किससे कनेक्ट होगा? कौन से एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट होगा? तो उसका हमको कनेक्शन स्ट्रिंग बताना पड़ेगा। कनेक्शन स्ट्रिंग का इंफॉर्मेशन लाके कहां रखे हैं? यहां पे। तो यहां क्या लिख रहे हैं? कॉन्फिग डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग्स। ये गेट कनेक्शन स्ट्रिंग ही क्यों लिखे? क्योंकि देखो कॉन्फिग के अंदर तो तुम्हारा दो चीज है ना, या और भी चीज हो सकता है, लॉगिंग भी है, कनेक्शन स्ट्रिंग भी है, और भी चीज हो सकता है। तो हम बोले कि सिर्फ ये कनेक्शन स्ट्रिंग को उठाओ। किसको उठाओ? उसमें दोनों चीज है, लॉगिंग भी है, कनेक्शन स्ट्रिंग और भी चीज हो सकता है। हमको सिर्फ क्या चाहिए? कनेक्शन स्ट्रिंग। अब एक कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारा ऐसा वेरिएबल हो सकता है, तो उसमें से हमको कौन सा चाहिए? तो गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, तो यहां आ जाएगा वो। और यहां जब आ जाएगा तो उसमें से हमको किसका डेटा निकाल रहे हैं? कौन एसटीआर का। तो ये यहां पे जो डेटा स्टोर है, यही चीज किसको चला जाएगा? ये चला जाएगा तुम्हारा डीबी कॉन्टेक्स्ट में, और इसके अंदर आके क्या हो जाएगा? क्योंकि यहीं से हटाए थे ना, इसके अंदर आके स्टोर हो जाएगा। तो ये इसको पता चल जाएगा कि जब बोला जाएगा कनेक्टिविटी करने के लिए तो हमको कौन सा सर्वर में कनेक्ट करना है, कैसे वहां लॉगिन करना है, और किस डेटाबेस में जाके काम करना है। ये सारा इंफॉर्मेशन उसको मिल जाएगा। तो ये 3 लाइन लिख सकते हैं। पहला तरीका 3 लाइन में लिखो। देख लो, हम इसको स्क्रॉल करके दिखा देते हैं। पहला लाइन ये लिखना होगा, दूसरा लाइन ये लिखना होगा, सॉरी पहला लाइन, हाँ पहला लाइन ये, दूसरा लाइन ये, और तीसरा लाइन ये लिखना होगा। यहां पे ये चीज चेंज होगा और हर प्रोग्राम में, और ये चीज चेंज होगा। यहां पे वो उस पर डिपेंड करेगा कि आप ऐप सेटिंग और जेसन में अगर मान लो कि यहां पे हम लोग कुछ और लिखे रहते हैं, हम यहां पे सिर्फ एसटीआर लिखे रहते हैं, तो वहां सिर्फ एसटीआर देते हैं। ठीक है। और दूसरा चीज है कि जो तुम्हारा डीबी कॉन्टेक्स्ट का नाम क्या है, तो यहां पर अगर टेस्ट डीबी कॉन्टेक्स्ट है तो यहां पर हम लोग क्या देंगे? टेस्ट डीबी कॉन्टेक्स्ट देंगे। अगर उसके जगह कोई और कॉन्टेक्स्ट का नाम होगा तो कोई और देंगे। ये तो हो गया तुम्हारा 3 लाइन में। चाहे तो इसको हम लोग सिंगलटन का मतलब होता है कि एक ही लाइन में बहुत सारा काम करना। ठीक है, वो भी कर सकते हैं। कैसे? चलो उसको दिखाते हैं। इसके लिए तुम सीधा लिख सकता है बिल्डर, ये ज्यादा आसान है, सर्विसेज डॉट ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट। क्या करेंगे? ऐड, सीधे डीबी कॉन्टेक्स्ट ऐड करेंगे, जो लास्ट वाला लाइन है। और लास्ट वाला लाइन में यहां पे हम लोग क्या देंगे? टेस्ट डीबी कॉन्टेक्स्ट। फिर यहां पे वही आइटम एरो आइटम का यूज एसक्यूएल सर्वर, और उसके अंदर हम लोग यहां पे डायरेक्ट लिखेंगे बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट, एक मिनट, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट नहीं, यहां पर हम लोग देंगे बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन। तो बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन किसको रिप्रेजेंट करता है? बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रिप्रेजेंट करता है। डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, और इसके अंदर क्या दे देंगे? कॉन एसटीआर। तो ये एक लाइन में भी तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो, तो ये ज्यादा आसान है। 3 लाइन लिखने से अच्छा क्या है? एक ही लाइन लिखो और तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो, तो ऐसे एक लाइन लिख के भी हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये हमारा कितना स्टेप हुआ? स्टेप नंबर 5। अब स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6 जो होगा वो भी एक बार करना पड़ता है आपको। उस कंट्रोलर के अंदर करना पड़ेगा जहां पे आपको इसको यूज करना है, लेकिन वो हम लोग तब पढ़ेंगे। तो ये जब हम लोग डेटाबेस पर ऑपरेशंस करेंगे, डेटा इंसर्ट डिलीट अपडेट करेंगे, तब, जिसको बोलते हैं क्रड ऑपरेशन। तो अगला टॉपिक हमारा होगा क्रड ऑपरेशन। लेकिन क्रड करने से पहले जब भी कोई भी एप्लीकेशन, अभी तुमको लगता होगा कि बहुत कुछ करना पड़ा, लेकिन तुम सोचो कि कोई एक बड़ा वेब एप्लीकेशन बना रहे हो और इसमें ये भी 10 मिनट का काम है, मुश्किल से 10 मिनट का काम। अगर तुमको आएगा तो 5 मिनट में हो जाएगा। अगर तुमको आएगा ये करने, अगर तुमको याद हो जाएगा तो 5 मिनट में हो जाएगा। अभी इतना सारा कुछ हम एक्सप्लेन कर करके बताएं तभी भी आधा घंटा नहीं लगा, लेकिन अगर आएगा तो 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है पूरा काम करने में। और कितना बार करना पड़ता है? एक बार कर दिए। अब बाकी फिर डेटाबेस पे आप कितना भी बड़ा से बड़ा एप्लीकेशन बनाओ अपने अंदर, बार बार ये करने का जरूरत नहीं है। तो पहला स्टेप क्या है? डेटाबेस बना लीजिए। दूसरा स्टेप क्या है? ये 3 पैकेज इंस्टॉल कर लीजिए। तीसरा स्टेप क्या है कि आप इसके फुल डीबी कॉन्टेक्स्ट वाला जो कमांड है उसके थ्रू मॉडल क्लास और डीबी कॉन्टेक्स्ट जनरेट करा लीजिए। तीसरा काम क्या है? कनेक्शन स्ट्रिंग को तुम्हारा डीबी कॉन्टेक्स्ट से हटा के कहां शिफ्ट कर दीजिए? ऐप सेटिंग डॉट जेसन में। और चौथा क्या है, पांचवा क्या है तुम्हारा, कि जो भी तुम्हारा ये कॉन्फ़िगरेशन होता है, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आप प्रोग्राम डॉट सी एस में कर दीजिए। बाकी नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो क्रड,
करंट होगा मतलब होगा क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, जिसमें तुम्हारा डेटाबेस का डेटा निकाल के लाके हम दिखाएंगे कि कैसे डेटा तुम्हारा दिखेगा कहाँ पे, तुम्हारा मॉडल के अंदर, सॉरी व्यू के अंदर। फिर हम लोग व्यू बनाएंगे जहाँ से आप फॉर्म बनाएंगे, जहाँ से डेटा डालेंगे डेटाबेस में डेटा चला जाएगा, अपडेट डिलीट सब कुछ होगा। तो हम लोग नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा एक एक करके देखेंगे कि क्रिएट कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं और डिलीट कैसे करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।